जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पिताजी मेरे पति को 20 लाख रुपए देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा पिताजी मेरी जबरदस्ती शादी कराकर तलाक दिलवा देते और कारण कुछ भी नहीं बताते। लेकिन माँ मुझे उसी रात ठंडा शरबत पिलाती थी, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। और सुबह जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं शरबत पीने का नाटक करूंगी। जैसे ही सोने का नाटक करने लगी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा पति मेरे बगल में बैठा हुआ मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर बैठी थी। उसने मेरा घूंघट उठाकर देखा तो मैं बोल पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। विनोद की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा कि तुम बेहद हसीन हो ऋचा। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर जा चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। विनोद मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। मुझे उसकी बातें सुनना उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलता जा रहा था और मैं सुकून से उसकी बातें सुनती जा रही थी। ऋचा, मैंने माँ से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। माँ ने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उनको मेरी शादी बहुत जल्दी करनी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दो, और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। और अब देखो ना कि तुम मेरी दुल्हन बनी सेज पर बैठी हो मेरे सामने, और पिछले 2 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे। मैंने एक एक दिन करके गुजारा था। तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने पास बुला लूं। ऋचा, आज मेरे दिल की तमाम ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी ढंग से नहीं कर सका, और अब जुदा होने का वक्त भी आ गया। विनोद की आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैं बोली, विनोद, आप ये क्या कह रहे हो? भगवान न करे कि हम कभी अलग हों। विनोद ने बड़े दुख के साथ मुझे देखा था, फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया हूँ इसी बात को सोच रहा हूँ कि तुम ज़्यादा ज़रूरी हो या 20 लाख रुपए। मेरे दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 20 लाख नहीं कमा पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 20 लाख और कहाँ से आए हैं? तो इस पर विनोद कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने विदाई के वक्त मुझे दिए थे कि जिस तरह से तुम मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, उसी तरह से उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। मुझे विनोद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस तरह परेशान थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि ऋचा, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप जरूर मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सॉरी ऋचा, मुझे माफ़ करना। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। विनोद ने एक ही सांस में सब कुछ कहकर मुझे खुद से अलग कर दिया, जबकि मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगी थी। मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो विनोद बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पिताजी अब अपना फैसला ना बदल लें। ये ना हो कि मुझे 20 लाख रुपए देने से इनकार कर दें। चलो चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर विनोद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया।
विनोद ने बेल बजाई तो दरवाजा पिताजी ने ही खोला था। पिताजी ने विनोद को नोटों से भरा हुआ एक बैग दे दिया था। विनोद वापस चला गया था। पिताजी मेरा हाथ थामकर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। मैंने कहा कि पिताजी, लोग अपनी बेटियों के घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को 20 लाख रुपए देकर मेरी तलाक करवा दी है। मेरे पति का गिरबान पकड़ने के बजाय भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? माँ ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, जबकि पिताजी बोले कि ऋचा, जब तुम्हारे फेरे विनोद के साथ हो चुके थे, उस वक्त एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि विनोद और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। विनोद तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। यह सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो सकती है, इसलिए मैंने अपने खुफिया तरीके से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि विनोद सच में अच्छा लड़का नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? मैं गुस्से से बोल पड़ी, पिताजी, पहले आपके खुफिया कहाँ मर गए थे? आपने पहले इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? पिताजी बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने तो नहीं देता। हमारी बातों से घर में शोर हो रहा था और वो शोर सुनकर घर के मेहमान बरामदे में आ गए थे। वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। माँ ने जल्दी से मुझे वो ठंडा शरबत पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। हर तरफ खामोशी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी। अगले दिन दोपहर के बाद करीब 2 बजे मेरी आँख खुली। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचान नहीं पा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाली बात घूमने लगी थी कि मेरा तो तलाक हो गया है। यह बात सोचते ही मेरा दिल धड़क सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागती हुई बाहर बरामदे में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में लगे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा तो नहीं था और ना ही ताने थे। कुछ आशा था जिसे मैं महसूस कर पा रही थी। माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कहने लगी, ऋचा, तुम दिल छोटा मत करना। मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। जब तक सारे मेहमान चले नहीं गए, मैं माँ के कमरे में ही चुप करके बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे से वापस आ गई थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया था और विनोद के साथ अपनी पुरानी मैसेज पढ़ने लगी थी। उसमें हर मैसेज में मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल में ये सब बात निकल ही नहीं रही थी। मेरा दिल कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अपने पिताजी से नफरत होने लगी थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी ये सब देखते तो गहरे सदमे में डूब जाते थे। वो मुझसे कहते, ऋचा, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पिताजी मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाते थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें मीठा पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने लगे कि तुम मीठा खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? तो मैं बोल पड़ी, पापा, मैं तो पहाड़ पे भी चढ़ सकती हूँ। तब पापा बोले, और अगर तुम्हारे सामने एक तरफ बिरयानी रख दूँ और फिर एक तरफ मीठा, तो तुम किस चीज़ को चुनोगी?
मुझे हंसी आ गई और मैं बोली, एक भी मिनट गंवाए बगैर मैं बिरयानी ही खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने मीठा की कोई अहमियत नहीं है। तब पापा बोले, रिचा, तुम विनोद के लिए सिर्फ एक मिठाई जैसी हैसियत रखती हो, जबकि पैसे उसके लिए बिरयानी जैसे हैं। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी जिंदगी उसका रोग अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर रोने लगी। आखिर वो सच ही तो कह रहे थे। विनोद ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें पापा का क्या कसूर था, और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूरवार तो खुद ही विनोद था, जिसकी नीयत खराब हो गई थी। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से विनोद का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी और अनिल की मुलाकात भी करवा दी। अनिल एक अच्छा इंसान था। वो कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी पहली शादी टूट गई है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत दुखदाई होता है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा। अनिल की बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं अनिल के साथ शादी करने पर राजी हूँ। इस बार मेरी मंगनी नहीं होनी चाहिए। मैंने सीधा शादी के लिए बोला था। इसलिए सिर्फ 2 ही हफ्तों के बाद वो दिन भी आ गया जब मेरा और अनिल की शादी हो गई। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात मेरे लिए दिल में बहुत सारे डर थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। मैं अनिल के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, रिचा, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? अनिल ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपकी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी अचानक अनिल के फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। फोन करने वाला आदमी उसे कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर अनिल कहने लगा, मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूं? दूसरी तरफ उस आदमी ने पता नहीं उससे ऐसा क्या कहा। अनिल के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। अनिल ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, रिचा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। उसके ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़ी की तरह लगे थे। मैं गुस्से से बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अनिल कहने लगा, रिचा, मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। उस कंपनी ने मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा। सैलरी भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हुनर के सामने इतनी छोटी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जचती थी। हालांकि उस कंपनी वालों ने मेरी वजह से बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और ना ही मुझे कोई इज्जत दी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा कहने लगे कि मुझे बताओ अनिल, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस पर मैं उनसे बोला कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएं, तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था। वो मुझे 20 लाख रुपए देने के लिए राजी हैं। बदले में उन्हें मुझे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैं गुस्सा होकर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अनिल मुस्कुराकर बोला, यार, मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं फिर से अपने मायके पहुंच गई। मेरे पिताजी देखते ही ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने गई थी और वहां से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी बाहर निकलकर अनिल से बातचीत करने लगे। तभी मेरी माँ मेरे लिए वो ठंडा शरबत लेकर आई।
माँ और पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया था। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी कि अनिल, एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कोई भी फैसला करने की ताकत ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं मालूम है कि आपके सामने वाला आदमी अच्छा है या धोखेबाज। आपको अगर अनिल पर शक था तो आपने उससे मेरी शादी कराई ही क्यों? मेरी दहाड़ से मेरी माँ डर गई और कहने लगी, बेटा ये शरबत पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने ना में सिर हिला दिया, मगर माँ ने जबरदस्ती मुझे शरबत पिला दिया और शरबत पीते ही मुझे सुकून मिल गया। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन निकल आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे अजीब हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि कितने दिन हो गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने पापा से कहा, मुझे बताइए, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपने हथेली पर रखूं। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और कहा, पिताजी, आखिरी बार था। मैं अब आपको अपने एहसास और जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं पिताजी और माँ के साथ बैठने लग गई थी। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलाते थे? क्या मेरे दोनों पति बहुत ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पिताजी को इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात क्या कोई शुभचिंतक आकर उनको बताता था कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो? चलो ये भी मान लिया कि पिताजी को यह बात पता चल जाता था, फिर वो इतनी मोटी रकम देकर मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं पिताजी, अब बस हो गया। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं बोली, पिताजी, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतारा जाए तो भी मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फुट फुट कर रोने लगे थे। वो बोले, जब 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 मैं तुम्हें उदास देखता हूँ मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो लूँगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही बहुत घबरा गई थी कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। मैं बोली, पिताजी, आप मुझे मजबूर न करें। पिताजी की आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार तो ना तो मेरा दिल और ना ही मेरा दिमाग इस बात के लिए इजाज़त दे रहा था कि मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी भी हो गई और मैं अपने तीसरे पति की सेज पर बैठी थी। मोहित मेरे पास आया तो कहने लगा, ऋचा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी पिछली शादियां क्यों टूटी थी। मैंने तुम्हें दिल और जान से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, अभी तुमको सब पता चल ही जाएगा। तभी मोहित के फ़ोन पर फ़ोन आ गया। मोहित फ़ोन लेकर बाहर निकल गया बात करने के लिए। मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब मोहित कमरे में आया और कहने लगा, ऋचा, तुम्हारे पापा ने एक आदमी से फ़ोन करवाया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 20 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता हूँ और पैसों की लालच में मैं तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरे शान के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी कि क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों पर ठहरे रहें, जिनको पैसे का लालच तोड़ न सके।
मैं मोहित को आजमाने की खातिर बोली, मोहित, मेरी पहली तलाक भी इसी वजह से हुई थी। मेरे पति मुझसे पैसों के खातिर छोड़कर चला गया था। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथों से गंवा रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो हाथों का मैल होता है। मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है, ना कि पैसा। मोहित की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। फिर मैं बोली, मोहित, एक बात कहूँ? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो मैं बोली, मैं एक चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं अब हकीकत जानना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलें और ये जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं। फिर सब कुछ पता चल जाएगा। मोहित ने मेरी बात मान ली और हमको मेरे माता पिता के घर लेकर चले गए। पिताजी मोहित से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। माँ ने मुझे फिर से वो ठंडा शरबत ला दिया। मैंने उसकी नज़र बचाकर शरबत गिरा दिया और कुछ सोने का नाटक करने लगी थी। अभी मुझे 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी ही क्यों करते हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील घर में आ गया। पिताजी ने नर्स की कही हुई बातें वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही बात वकील के सामने दोहराई थी। फिर मोहित को भी वहां पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, इसलिए मैंने तलाक नहीं दी है। ऐसा मुझे रिचा के पिताजी ने कहने के लिए कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ गई थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे पिताजी ने 2 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, रिचा, आपके सगे पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त थी कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी, ये घर, ये जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ ज़हनी मामला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी देता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी पिताजी की तरह चाहा, वो मेरा सगा बाप नहीं था? मैं बोली, माँ, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना। फिर आपने ये सब क्यों किया? इस पर मोहित कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ प्यार कर लिया था और फिर उसके साथ घर से भागकर तुम्हारे पिताजी से तलाक ले ली थी। तुम्हारे सगे बाप इसी सदमे में चल बसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी कि तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स के मोहब्बत की पटरी नहीं उतरी है, जो ये तुम्हारे साथ ही सब कुछ करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तनहा रह गई थी। मोहित ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया था। उनको पुलिस के हवाले कर दी गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती, इन लोगों की हरकतें बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी। मैं और मोहित ही हर चीज़ का ख्याल रखते थे। सच है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। ये अपने सगे लोगों को भी लालच में अंधा कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।